नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम कवर करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी टॉपिक का। ये क्लास यूपी लेखपाल, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके द्वारा आपका एक ओवरव्यू रिवीजन हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने भारत के सभी टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया है ताकि आपका एक टॉपिक और एक्स्ट्रा रिवाइज हो जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक या वन जीव रक्षक की जो भर्ती आई है उसके लिए है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा स्टडी बुक आपको मिलने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से ये किताब डिजाइन की गई है। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। भाग 1 में जो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, और भाग 2 में जो आपका प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो रखे गए हैं। भाग 3 में आपका कंप्यूटर और भाग 4 में यूपी जीके से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बेहतरीन पुस्तक है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसका कंटेंट का डेमो देख सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति से प्रारंभ होती है और राष्ट्रीय वन नीति में क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर बिंदुवार दी गई हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी पॉइंट वाइज डिटेल में आपको देखने को मिलती है। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी किताब ले सकते हैं। हर चैप्टर के बाद में आपको अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, और आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया मिलने वाला है आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए, लोअर पीसीएस के लिए और यूपी लेखपाल के लिए इस वीडियो की पीडीएफ मिल सकती है। शुरुआत करते हैं हमारे पर्यावरण से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस या घेरना। बेसिकली यहाँ पर बात होती है एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति से। ठीक है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति एनवायरनर से हुई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया, जिसे छाता विधान भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकले ने 1866 में ओकिलॉजी के रूप में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनती है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, जहां जैव विविधता अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी निकेत या इसे नीशे भी कहते हैं कि संकल्पना को जोसेफ ग्रिंडले ने 1917 में प्रस्तुत किया था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट नेस ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ये याद रखिएगा फॉरेस्ट गार्ड वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है, जिसे 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। अब हम बात करेंगे आहार श्रृंखला एवं जाल की, जो इकोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। यूपी लोअर पीसीएस में पीवाईक्यू रहा है ये। लिंडमैन का 10% का नियम है 1942 का। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर या स्वपोषी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा है, गाय है, हिरण है, जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक है, लोमड़ी है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये उच्च मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, बाज है।
अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर। मुख्य रूप से कवक यानी कि फंगी और जीवाणु बैक्टीरिया जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, स्केवेंजर कहा जाता है। आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर ही पाए जाते हैं क्योंकि ऊर्जा कम होती जाती है। कई आहार श्रृंखलाओं के आपस में उलझने और जुड़ने से आहार जाल फूड वेव का निर्माण होता है जो पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दी थी। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तालाब या जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। जैविक आवर्धन खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी सांद्रता को बढ़ाना। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तैयारी की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं या आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रश्न जब गलत होते हैं तो आप बहुत पीछे छूट जाते हैं। लगता तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपने रिवीजन नहीं किया होता है तो आसानी से ये प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं या दिमाग से उतर जाते हैं। अब हम बात करेंगे ओजोन परत तथा इसका अपक्षय। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले हिस्से लगभग 15 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है। ओजोन गैस 0O3 जिसको कहते हैं, ओजोन गैस O3 सूर्य से आने वाले हानिकारक पैरावैगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं। यूवी रेज जो होती हैं, यूवीसी रेज। ओजोन परत की मोटाई डाबसन यूनिट में मापी जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फ्रेवी और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती हैं। सीएफसी के अलावा हेलांस, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो सीएफसी के अलावा हेलांस और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ फारमैन ने की थी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। ये 1989 से लागू हुआ। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही संशोधन है जिसका उद्देश्य एचएफसीज के प्रयोग को कम करना है। धरातल क्षोभ मंडल के पास पाई जाने वाली ओजोन गैस एक द्वितीयक प्रदूषक है जो मानव के लिए हानिकारक होती है। विश्व ओजोन दिवस 2025 16 सितंबर की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। यह थीम ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 40 वर्षों के सफल वैज्ञानिक प्रयासों और आगामी सहयोग पर केंद्रित है। ओजोन क्षरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने का खतरा बढ़ता है। बात कर लेते हैं कचरा प्रबंधन एवं प्रदूषण की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक प्रदूषण को मापने की मानक विधि है। उच्च बीओडी का अर्थ है जल अधिक प्रदूषित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कचरा प्रबंधन के 3R सिद्धांत का अर्थ है 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस यानी कि कम करिए, और रीयूज यानी कि पुनः उपयोग की स्थिति में लाइए, और रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण में उसको पहुंचाइए। आधुनिक समय में 5R भी प्रयुक्त होता है जिसमें रिफ्यूज और रिपर्पज भी शामिल है। ई कचरा यानी कि ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे में सीसा, लेड, पारा, मरकरी, कैडमियम जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं जो अत्यधिक विषैली होती हैं। जल में पारे की अधिकता से मिनामाता रोग होता है। सर्वप्रथम ये जापान में फैला था। जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, विशेषकर पश्चिम बंगाल, इससे सर्वाधिक प्रभावित है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे जैविक सूचक हैं और ये परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विशेषकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए ये बहुत अच्छा सूचना देते हैं, इंडिकेट करते हैं। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हैं। तो जो अम्ल वर्षा देखने को मिलती है उसके मुख्य कारण SO2 और NO2 है। फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों से कोयला जलने के कारण उत्पन्न होता है। तो जिन शहरों में ताप विद्युत संयंत्र हैं, कोयला वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं,
वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आसपास घरों में फ्लाई एश के कण पहुँचते हैं, जैसे कानपुर में पनकी में है तो वहाँ के आसपास घरों में जो कोयले के कण हैं वो पहुँचते हैं। जैव उपचारण, सूक्ष्म जीवों या पौधों जैसे स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाना। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। WHO के अनुसार दिन में 45 dB और रात में 35 dB सुरक्षित सीमा है। ग्रीन मफलर, सड़कों के किनारे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कतारबद्ध पेड़ लगाने की योजना है। बायोमेडिकल कचरा, इसका निस्तारण मुख्य रूप से भस्मीकरण विधि द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाकर किया जाता है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण की। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फूरियर ने प्रस्तुत की थी। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें घटते हुए क्रम में जलवाष्प सर्वाधिक है, फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है मीथेन और फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड तथा CFCs। मीथेन CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह दलदली भूमि, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से सर्वाधिक निकलती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में अपनाया गया। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह 2005 में लागू हुआ। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से ही उद्भूत हुआ है और एक कार्बन क्रेडिट का अर्थ है 1 टन CO2 के बराबर। पेरिस जलवायु समझौता 2015 COP21 में अपनाया गया, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित करना है। प्रयास 1.5 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका गठन 1992 के रियो सम्मेलन में हुआ। यह जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य संस्था है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। COP26 ग्लासगो में पंचामृत घोषणा के दौरान ये बात कही थी। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास द्वारा अवशोषित और भंडारित कार्बन होता है। ग्रीन कार्बन स्थलीय वनों और पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भंडारित कार्बन है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन इसका 1988 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो डेटा शुरू हो रहा है, ये डेटा वाली क्लास अब बन जाएगी और एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां, चराई और लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इनका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क 1936 में बना, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड, अंडमान निकोबार में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ है, जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में ऑफिशियली कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है और कहीं कहीं पर आपको 110 लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो एक गिनती होती है क्योंकि कुछ किताबें साउथ बटन आइलैंड को अलग अलग 3 तरीके से गिन लेती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जो अपनी उच्च जैव विविधता और शेर पूंछ वाले मकाक के लिए प्रसिद्ध है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन के शीतकालीन प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। अगर यूपी के कुछ प्रमुख पक्षी विहारों की अगर बात की जाए तो पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है और ये यूपी का पहला पक्षी विहार है जो 1984 में स्थापित होता है। फिर आता है लाख बहौसी पक्षी विहार कन्नौज, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है और यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। हाल ही में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। रामसर स्थल भी यही है।
सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, यह भी रामसर स्थल है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में स्थित है, हाल ही में इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। और सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है, इसे कीठम झील भी कहा जाता है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है और ये यमुना नदी के किनारे है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में स्थित है, ये 2 गोखुर झीलों पार्वती और अर्गा से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ये मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा बिजनौर में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में गंगा नदी में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं हाथी और टाइगर रिजर्व की, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया। प्रथम निदेशक इसके कैलाश सांखला थे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये कहलाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, सिंह भूमि झारखंड से। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है और 2010 में इसको घोषित किया गया था। भारत वर्तमान में 2026 के अपडेट के अनुसार कुल 58 टाइगर रिजर्व है। नवीनतम जो है वो माधव मध्य प्रदेश 2025 में घोषित किया गया। भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है, जो उत्तर प्रदेश दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में स्थित है। टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है, जहां सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में कुल 3682 बाघ हैं। 2000 से अधिक बाघ केवल मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो दुधवा है, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमनगढ़ बिजनौर में और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर और बिजनौर शिवालिक क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था। तराई हाथी रिजर्व राज्य का दूसरा हाथी रिजर्व है। बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र से शुरू हुआ। हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 दाची गांव जम्मू कश्मीर, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है। TX2 अवार्ड बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए यह पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी को और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिल चुका है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे भारत के सभी 58 टाइगर रिजर्व की नवीनतम अद्यतन सूची के अनुसार। तो ये मैं पूरी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो बांदीपुर कर्नाटक में 2007 में घोषित हुआ। कार्बेट उत्तराखंड में है 2010 में। अमनगढ़ बफर उत्तर प्रदेश में है 2012 में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 2007 में। मानस असम में है 2008 में। मानस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बांदीपुर भी पूछा गया है, कार्बेट भी पूछा गया है। पलामऊ झारखंड 2012, रणथंबोर राजस्थान 2007, सिमलीपाल उड़ीसा 2007, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2007, पेरियार केरल में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल 2009, इंद्रावती छत्तीसगढ़ 2009, दुधवा उत्तर प्रदेश 2010। अगर लेटेस्ट की टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 57वां है और 2024 में घोषित हुआ, और 58वां माधव है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2025 में इसे घोषित किया गया। टोटल जो क्षेत्रफल है इन टाइगर रिजर्व का वो है 84,487.83 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन और वन रिपोर्ट की। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ था, जिसके तहत वनों का आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों में बांटा गया। आरक्षित वन ये वन सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। इनमें लकड़ी काटना, पशु चराना और या मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध होती हैं। सर्वाधिक सुरक्षा इन्हें ही मिलती है। संरक्षित वन कौन होते हैं? इन वनों में जब तक कोई विशेष प्रतिबंध ना लगाया जाए तब तक स्थानीय लोगों को लकड़ी बीनने और सीमित चराई की अनुमति होती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ और इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग को नियंत्रित करना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.3% या 1/3 भाग पर वन और वृक्षावरण होना आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों में 67% और मैदानी में 33%।
ISFR 2023 के प्रमुख तथ्य उत्तर प्रदेश विशेष संदर्भ में देख लेते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.15% लगभग 14,817 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण राज्य के क्षेत्रफल का 3.08% है। उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण मिलाकर 9.23% होता है। लक्ष्य 33% है, अतः यूपी इसमें पीछे है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र एरिया वाला जिला सोनभद्र है, इसके बाद लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर आते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला भी सोनभद्र है, लगभग 35.29%। सबसे कम वनावरण क्षेत्र और प्रतिशत वाला जिला भदोही संत रविदास नगर है। और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशतता के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मिजोरम लगभग 84.53% में है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 90.33% है। मैंग्रोव्स भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल सुंदरबन में है, इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। अब हम बात करेंगे रामसर स्थल एवं अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। भारत में 1982 में इसमें शामिल हुआ, तो भारत रामसर सम्मेलन की संधि में 1982 में शामिल हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाई जाती है। आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 2026 की आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये करवाया था। मई 2026 के अपडेट के अनुसार भारत में कुल 99 रामसर स्थल हो गए हैं। मई 2026 की अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल है। तमिलनाडु के बाद यूपी दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल है और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। भारत के पहले रामसर स्थल 1981 चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव घना राजस्थान थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी के 12 रामसर स्थलों की। ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा बुलंदशहर क्षेत्र में है और 2005 में घोषित हुआ सबसे पुराना है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019, समान पक्षी अभ्यारण्य 2019, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसई नावर झील 2019, सूर सरोवर झील कीटम झील 2020, हैदरपुर बैटलैंड बिजनौर 2021, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 और पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा 2026 नवीनतम है, ये फरवरी में घोषित हुआ। और सेखा झील अलीगढ़ 2026 सबसे नया है और ये अप्रैल 2026 में घोषित हुआ है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड यह रामसर सम्मेलन के तहत उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है या आने की संभावना है। भारत में इसमें केवलादेव और लोकटक झील शामिल है। पहले चिल्का झील थी लेकिन उसको हटा दिया गया है। रेड डेटा बुक यह IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसमें संकटग्रस्त जीवों और पौधों की सूची होती है। इसका गठन 1948 में हुआ था। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल यह विश्व संसाधन संस्थान WRI और विश्व व्यापार विकास परिषद WBCSD द्वारा विकसित एक लेखांकन उपकरण है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है, जबकि नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में बनाने का प्लान था, लेकिन अभी लखनऊ में कुकरेल में भी नाइट सफारी बनाई जा रही है। भोज वेटलैंड कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। डॉल्फिन सूंस को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित हुआ। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में पारित हुआ। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। और ये सभी वर्ष इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। मूंगा चट्टाने इन्हें महासागरों का वर्षावन कहा जाता है क्योंकि इनकी जैव विविधता अत्यधिक होती है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी, अंडमान लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। प्रवाल विरंजन क्या है? कोरल ब्लीचिंग जिसको कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल यानी कि मूंगा के साथ रहने वाले जुंजा थैली शैवाल का निष्कासन, जिससे प्रवाल सफेद होकर मर जाते हैं। की स्टोन प्रजाति यह ऐसी प्रजाति है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जिसके विलुप्त होने से पूरा तंत्र खतरे में पड़ सकता है, जैसे शेर है, हाथी है।
अम्ब्रेला प्रजाति, इनके संरक्षण से स्वतः ही उस क्षेत्र की अन्य प्रजातियों का संरक्षण हो जाता है, जैसे बाघ। घास के मैदान स्टेपी यूरेशिया में है, प्रेयरी उत्तर अमेरिका में है, पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अगर बात की जाए तो सवाना अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राजील में है। भोपाल गैस त्रासदी 30 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। चिरेनोबिल परमाणु आपदा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ में हुई थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना थी। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अपिक्को आंदोलन चिपको की तर्ज पर 1983 में कर्नाटक दक्षिण भारत में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जैसे अमेजन वन में पाई जाती है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। हॉटस्पॉट शब्द 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया और भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। बायोगैस इसका मुख्य घटक भी मीथेन 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में विजय जड़धारी द्वारा पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है, जीवित संशोधित जीवों एलएमओस के सुरक्षित उपयोग के लिए। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करने से संबंधित है। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह है, जबकि इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। इसका प्रतीक मिट्टी का घड़ा होता है। तो ये आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का रिवीजन था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करेंगे और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको हम कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं और सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलने वाली हैं। पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, जिनके द्वारा आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी हो जाएगी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।